चलिए, तो क्योंकि हम आयुर्वेदिक इतिहास की बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने लेटेस्ट एनसीसीएम का सिलेबस है कि आपको आयुर्वेदिक इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है। तो आज से हम पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे और पॉइंट नंबर आप 1 में बात करेंगे, पहला पॉइंट आया है डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ऑफ इतिहास। यानी क्योंकि हम आयुर्वेदिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द का ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है और साथ में इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। और सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है आयुर्वेदिक इतिहास, तो आयुर्वेद को भी जानेंगे और इतिहास को भी जानेंगे। तो पहले पॉइंट के अंदर आप आयुर्वेद की निरुक्ति और आयुर्वेद होता क्या है, ये सारी चीजें, इतिहास क्या होता है, इतिहास की डेफिनेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, ये सारी चीज जानेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 पर आएंगे, नेसेसिटी, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ आयुर्वेदा या ऑफ नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। इस पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको आयुर्वेद की नॉलेज लेनी पड़ी, या आयुर्वेद की हम नॉलेज ले रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सारी चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, आप यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर पढ़ने आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंस है तभी यहाँ पर आए हैं। तो वही हम जानेंगे कि ऐसा क्या नेसेसिटी है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या उससे फायदा मिलने वाला है, किससे, नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से, आयुर्वेद का ज्ञान होने से। पर नेक्स्ट पॉइंट आता है मीन्स एंड मेथड ऑफ स्टडी ऑफ आयुर्वेदा इतिहास। यानी क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम आयुर्वेद को जान सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे पास यूट्यूब है, आजकल हमारे पास नोट्स, और सबसे बड़ी बात आजकल हमारे पास बीइंग डॉक्टर है, डॉक्टर शशांक है और हमारी पूरी टीम है जो आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास ऐसे क्या साधन रहे कि हम आयुर्वेद को पढ़ पाए, आयुर्वेद को जान पाए। आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि हमारे पास काफी सारे ग्रंथ आए, धार्मिक ग्रंथ निकल के आए, जैसे आयुर्वेद को आपका अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। हमारे पास और भी किताबें निकल के आई, हमारे पास ऋषि मुनि निकल के आए, जिनके द्वारा हम लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति करी। पर आयुर्वेद के अवतरण में आप लोग ने देखा कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान किया था, फिर दक्ष प्रजापति को दिया था, फिर अश्वनी कुमार को दिया था। यानी इस तरीके से आयुर्वेद हमारा ट्रांसपोर्ट होता चला गया, और जिस तरीके से आयुर्वेद ट्रांसपोर्ट तो चला गया, फिर वो देव लोक से यहाँ पर मनुष्य लोक में आ गया। तो इस तरीके से ये सारी स्टेजिंग हम देखेंगे। पर लास्ट में कह रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड्स रिलेवेंट फॉर द स्टडी ऑफ आयुर्वेद इतिहास। पर कौन कौन से टाइम पीरियड आए, कैसे कैसे आयुर्वेद आगे बढ़ता चला गया, यानी इतने सारे पार्ट्स के अंदर हमको पहला पॉइंट समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो सबसे पहले आपसे 2 नंबर का पूछ सकता है कि आयुर्वेदिक इतिहास की निरुक्ति लिखिए, इतिहास की निरुक्ति लिखिए, आयुर्वेद की निरुक्ति लिखिए। ये सारे बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले डेरिवेशन यानी व्युत्पत्ति या निरुक्ति से, क्योंकि आयुर्वेदिक इतिहास 2 शब्द से मिलकर बना है, आयुर्वेद और इतिहास। तो दोनों को एक एक करके जानना मेरी जिम्मेदारी है, बताना जिम्मेदारी है। चलिए आइए, क्योंकि जो आयुर्वेदिक इतिहास है आप देख रहे हैं 20 मार्क्स की अपनी यहाँ पर इंपोर्टेंस रखे हुए है, और इसमें जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये यहाँ पर 5 नंबर अपनी देता है। तो 5 नंबर के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट यहाँ से आ जाता है या एक पॉइंट यहाँ से आ जाता है, या पहला पॉइंट ही 5 नंबर में आ जाता है, तो हम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते। हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और जितने मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जिस तरीके से आपको लेक्चर बता रहा हूँ, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, यही आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। आइए, नंबर 1 पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदिक इतिहास के अंदर पहला पॉइंट आता है आयुर्वेदिक शब्द की निरुक्ति। क्योंकि हमारा आयुर्वेदिक इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुर्वेदिक और इतिहास। पहला शब्द आता है आयुर्वेद, तो पहले आयुर्वेद को ही जान लेते हैं। तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति या व्युत्पत्ति क्या आई है, आयुष वेद आयुर्वेद। आयुष वेद आयुर्वेद मतलब, तो ऐसा शास्त्र जो आयु का ज्ञान कराए, या ऐसा वेद जो आयु का ज्ञान कराए, वो आयुर्वेद होता है। बस सर इतनी सी बात है, जी हाँ इतनी सी बात है कि जो आयु का बात कराए, जिसके अंदर आयु संबंधी या एज रिलेटेड बातें कही गई हो, उसी वेद को क्या बोल देते हैं, आयुर्वेद बोल देते हैं। तो कह रहे हैं जिस शास्त्र में जीवन संबंधी बातें कही गई हो, वह क्या कहलाता है, वह आयुर्वेद कहलाता है। जीवन का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है, आयुर्वेद है। द साइंस विच इम्पैक्ट्स नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी एक ऐसी साइंस, एक ऐसा ज्ञान का भंडार जो हमको क्या बताता है, लाइफ के बारे में बताता है, लाइफ का ज्ञान देता है, जीने का ज्ञान देता है, जीवन का ज्ञान देता है। इसलिए सिर्फ इसको चिकित्सा विज्ञान की तरह ना लेकर के हमको एक जीवन शैली की तरह लेना चाहिए, कि हम जिएंगे तो भी आयुर्वेद की तरह जिएंगे और मरेंगे तो भी आयुर्वेद की तरह। आप करके तो देखिए, आप ऋतुचर्या का, दिनचर्या का, उसके अलावा ऋतुचर्या दिनचर्या के अलावा नावेगान धारणी के अंदर इतनी सारी बातें बताई गई हैं कि आपको वेग का धारण नहीं करना चाहिए। धारण के वेग बताए गए कि आपको क्रोध का, शोक का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का, इतने सारे वेगों को धारण करना चाहिए। अगर आप ये बाहर संसार में प्रकट करेंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। भाई क्रोध है, आजकल हर कोई व्यक्ति क्रोध से भरा पड़ा है। कुछ बात कह दो किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। अगर आप हर बात पर क्रोध करेंगे तो क्या होगा,
आपको नुकसान पहुंचेगा, सामने वाले को नुकसान पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले को नुकसान कम पहुंचेगा, आपको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि उस क्रोध में आप अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए हमारे आचार्य चरक ने कहा, हमारे आचार्य भागवत ने कहा कि अच्छा रहेगा कि आप इन वेगों को धारण करो, सहन करो, कहते हैं ना गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तो ये बात हम नहीं कह रहे, ये हमारे आचार्य चरक अपने जमाने से कहते हुए आ रहे हैं कि उन वेगों का धारण करो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा शास्त्र जो आयु का ज्ञान कराने वाला होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि जिस शास्त्र में जीवन संबंधी बातें कही गई हो, उसी शास्त्र को क्या बोल देते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। यानी जीवन का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या है, आयुर्वेद है। एक ऐसी साइंस जो हमको जीने का या जीवन का ज्ञान कराती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलते हैं। जैसे आयुर्वेद है, अगर मॉडर्न के हिसाब से भी देखें या इंग्लिश के हिसाब से देखें, तो कह रहे हैं कि आयुर्वेद इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, आयु प्लस वेदा। आयु इज लाइफ, वेदा मतलब ऑथेंटिक रियल नॉलेज। ऑथेंटिक मतलब हूबहू जैसा है वैसा, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। आयु शब्द का अर्थ होता है जीवन या आयु। वेद शब्द विद धातु से बना है, और विद धातु का जो प्रयोग है वो चार जगह हो सकता है या चार अर्थों में हो सकता है, सत्ता, ज्ञान, विचार, प्राप्ति। आयुर्वेद चारों चीजों के लिए है। आयुर्वेद की सत्ता भी है, आयुर्वेद का ज्ञान भी किया जाता है, कराया भी जाता है, आयुर्वेद का विचार भी किया जाता है, और आयुर्वेद के द्वारा हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उसकी प्राप्ति भी की जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अष्टांग हृदय के सूत्र का पहला अध्याय पढ़ा होगा, तो वहां पर आयुर्वेद का प्रयोजन आया है, आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादनम। यानी हर व्यक्ति की कामना होती है कि वो अपनी क्या कहते हैं, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति करे। और इनकी प्राप्ति के लिए क्या चाहिए रहेगी, आयु चाहिए रहेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी बताऊंगा चारों का मतलब क्या होता है। तो अगर इन चारों की प्राप्ति करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, आयु चाहिए रहेगी। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको एग्जांपल के द्वारा, कि अगर आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब होता है कि आपको पुनः जीवन ना लेना पड़े, आप आए, आपकी कहानी यही खत्म हो जाए, आप आपकी आत्मा दोबारा किसी नए शरीर में ना जाए, क्योंकि ये शरीर, ये जीवन बहुत कष्टदायी बताया गया है। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है, ये एक तरीके से, जो लोग होते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक टाइप के लोग, उन लोगों के लिए बना ही नहीं है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नास्तिक है उससे आप बहस भी मत करिए, क्योंकि बहस करने योग्य नहीं है वो आपके। तो ऐसा व्यक्ति, नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, बस एक ऐसी शक्ति है जो इस नेचर को चला रही है। अगर जो व्यक्ति यही नहीं मानता कि कोई एक ऐसी शक्ति है, यानी वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानता है, अब उससे आप क्या बहस करेंगे। जो अपने आप को भगवान समझ बैठा है, जो कह रहा है कि वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी पर्टिकुलर गॉड को मानता हो, लेकिन किसी न किसी को तो मानता हो, एक ऐसी एनर्जी को तो मानता हो जो इस संसार को, इस वर्ल्ड को रेगुलेट कर रही है। तो उसको नास्तिक बोलते हैं, जो किसी को मानता ही नहीं है, अपने आप को सर्वोपरि समझता है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था, आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदे आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरम। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा, रुपया, साधन, मोक्ष, इन सबको चाहता है, उसको क्या चाहिए रहेगा, इन सबको प्राप्त करने के लिए आयु चाहिए रहेगी। चाहिए रहेगी नहीं चाहिए रहेगी आयु, कुछ समय चाहिए रहेगा नहीं चाहिए रहेगा, कि जिस समय में वो इन सब की प्राप्ति कर सके। यानी वो आयु चाहिए रहेगी, एक एज चाहिए रहेगी, एक टाइम लिमिट चाहिए रहेगी। और उस आयु को प्राप्त करने का साधन क्या है, आयुर्वेद के उपदेश। यानी जिस व्यक्ति को आयु चाहिए वो आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करे। अगर आप आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करोगे, समय से उठोगे, समय से खाओगे, समय से सारी चीजें फॉलो करोगे, अपनी निद्रा, अपना ब्रह्मचर्य, अपना आहार, और ऋतु के अनुसार भोजन, तो क्या होगा, आपको आयु की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो आयुर्वेद के द्वारा ही आपको पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर चारों चीजें आती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब क्या होता है, एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, धर्म का मतलब होता है जो भी आपका वर्ग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई लिखाई करें, ये आपका धर्म है। अगर आप एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, तो आप चिकित्सा करें, ट्रीटमेंट करें, वो आपका धर्म है। अगर आप इंजीनियर हैं तो जो भी आपका काम है, चाहे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, चाहे कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना है, तो वो अपना काम करें। आप जो भी हैं, वाट एवर यू आर, तो आप अपना काम करें। योर प्रोफेशनल ड्यूटी इज योर धर्म। ठीक है, कहते ना, ये मेरा धर्म था, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, अगर मैंने आपको ठीक किया है तो ये मेरा धर्म था। दूसरा आता है धर्म अर्थ। अर्थ मतलब होता है जीने का साधन, रुपया, पैसा, या जो भी आपको खाना पीना, जो भी आपका अर्थ है, जो भी जिसके द्वारा आप अपना जीवन व्यतीत कर सके, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, उसको हम अर्थ बोल देते हैं। तीसरा है काम। काम मतलब कोई भी आपकी इच्छा, कोई भी आपकी प्लेजर, कोई भी आपका इच्छा, जैसे आप चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे हर कोई व्यक्ति जाने, मेरा नाम बने, मेरा फेम बने, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, काम में आ जाती हैं। लास्ट में आता है मोक्ष, जो सबसे सुपीरियर है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा शरीर, ऐसा जीवन जो दुखों से भरा हुआ है,
कभी अपनों की टेंशन, कभी दूसरों की टेंशन, कभी हम बीमार पड़ गए, कभी हमारी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, अनेकों टेंशन लगी पड़ी है। क्या ये शरीर पर्टिकुलर हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी है। आप देखिए, आप कितने भी ताकतवर हो, कितने पैसे वाले हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी हस्ती हो इस दुनिया में, कोई भी परमानेंट नहीं है, हर कोई टेम्पररी है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब वही हमारा अल्टीमेट एम है। तो आपसे पूछा जाए कि अल्टीमेट एम क्या है, या फिर हमारा सबसे अंतिम उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना है मोक्ष। मोक्ष ही हमारा परम उद्देश्य है कि हम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें दोबारा ये मनुष्य जीवन ना लेना पड़े। और मोक्ष कब मिलता है? तो मोक्ष जब मिलता है जब आपके सारे कर्म शून्य हो जाते हैं। कर्म शून्य मतलब जो भी आपके अच्छे बुरे कर्म है सब शून्य हो जाएंगे। देखिए, जैसे कर्म करोगे वैसे भोगने पड़ेंगे। अगर आपने इस जन्म में किसी के साथ बुरा किया तो अगले जन्म आपको लेना पड़ेगा और उन कर्मों को भोगना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मोक्ष के चांस बनेंगे। इसलिए अपने अंदर कोशिश करिए कि राजसिक और तामसिक गुण का क्षय होता रहे और मानसिक गुण में के अंदर सात्विक गुण की वृद्धि होती रहे। आप ये कहेंगे, सर इनसे क्या है, हम तो सब ये नहीं मानते कि ऐसा कुछ होता है, पुनर्जन्म होता है, ये वो फलाना ढिकाना। तो आप सात्विक गुण तो बढ़ाएंगे अपने अंदर, क्योंकि आप आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद को मानना पड़ेगा। आप शास्त्र को पढ़ना है, शास्त्र को मानना पड़ेगा, चाहे आप ग्रंथ को, किसी धर्म ग्रंथ को माने या ना माने। तो इसलिए आप अपने शरीर के अंदर सात्विक गुण की वृद्धि करें, क्योंकि जितना रास्तिक और तामसिक गुण ज्यादा होगा, जितना रास्तिक और तामसिक गुण ज्यादा होगा, उतना आपके अंदर मानसिक रोग होंगे। और मानसिक रोग ही शारीरिक रोग को इनवाइट करते। इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं, बताता हुआ आ रहा हूं कि मानसिक रोग से शारीरिक रोग का कनेक्शन होता है। यानी मानसिक रोग होने पर शारीरिक रोग, और शारीरिक होने पर मानसिक रोग स्वतः ही हो जाते हैं। तो इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई। अभी आप देखेंगे सारी बातें आपको कहीं ना कहीं काम में आएंगी। तो जितनी भी आपको बातें बताता हूँ, कोई कहानी नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं काम आती है। तो फिलहाल मैं आयुर्वेदा के बारे में बता रहा था। दो शब्दों से मिलकर बना है आयु और वेदा। यानी ऐसा शास्त्र, ऐसा ज्ञान का भंडार जो हमको आयु का, या एक तरीके से लाइफ का या जीवन का ज्ञान कराता है। तो आयु शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन। वेद शब्द से क्या बना है? विद धातु, या विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ चार होते हैं: सत्ता, ज्ञान, विचार और प्राप्ति। अर्थात जिससे अस्तित्व का बोध हो, मतलब कोई चीज प्रेजेंट है। अस्तित्व मतलब होता है कि उसका अस्तित्व है, वो चीज क्या है? प्रेजेंट है। जिससे अस्तित्व का बोध हो, जिससे ज्ञान हो, जिससे विचार किया जाए, और जिससे प्राप्ति हो, उसे वेद कहते हैं। तो जिससे अस्तित्व मतलब सत्ता, ये पहला अर्थ। ठीक है। ज्ञान दूसरा पॉइंट, विचार तीसरा, और प्राप्ति चौथा। तो चारों पॉइंटों को यहाँ पर बता दिया कि जिससे किसी का सत्ता का बोध हो कि हाँ वो चीज प्रेजेंट है, कहते हैं ना उसकी सत्ता। तुम क्या कहते हैं, असत्य बात कर रहे हो या असत्य बात कर रहे हो। असत्य मतलब जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, मतलब जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो चीज वैलिड है या नहीं। जिसका विचार किया जाए, जिससे प्राप्ति, उसे वेद कहते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद हम उस शास्त्र को कहेंगे जिसमें आयु का अस्तित्व हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि आयुर्वेद किसको कहेंगे? जिसमें आयु का अस्तित्व हो, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु संबंधी विचार किया जा सके, और या फिर जिससे आयु की प्राप्ति हो। तो आयुर्वेद से ही आयु की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद के अंदर ही एज रिलेटेड या आयु संबंधी विचार होता है, या आयुर्वेद के अंदर ही आयु का ज्ञान होता है, या फिर आयुर्वेद के अंदर ही आयु का अस्तित्व होता है। तो आयुर्वेद के अंदर ये चारों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेद आयु के अराउंड ही घूम रहा है। हमारे आचार्य चरक का प्रयोजन आया तो क्या आया? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। आतुर से विकार प्रशमनम च, और जो आतुर व्यक्ति है उसके रोग का, उसके विकार का प्रशमन करो। यानी कुल मिलाकर के आप आयु पर ध्यान दो, आयु का विचार करो, आयु का ज्ञान करो, आयु के अस्तित्व को, आयु की प्रेजेंस को, आयु की सत्ता को बनाए रखो, और आयु की प्राप्ति करो। तो यही तो होगा। चिकित्सा करोगे तो आप आयु को बनाए रख रहे हो, आयु को जान रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, उसका विचार कर रहे हो, और आयु को प्राप्त कर रहे हो चिकित्सा करके। तो आयुर्वेद के द्वारा ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? आयुर्वेद। संक्षेप में कहें तो आयु के संबंध में जो संपूर्ण ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, उसी को आयुर्वेद कहा जाता है। आयु की सत्ता इस शास्त्र में विद्यमान है, अथवा इस शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से आयु बनती है। ऑब्वियस सी बात आ गई ना, ऋतुचर्या दिनचर्या वाली बात मैंने कहा था, जो ऊपर में बात बताते हुए आ रहा हूं, नीचे आएंगी। कह रहे ना, इस शास्त्र के उपदेशों का पालन करने से, वही आयु कामिमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधि परमाद्रम। यानी आपको आयुर्वेद के अंदर बताई गई सारी बातों का, या उनमें जो भी कहा गया है, उनका परम आदर करना चाहिए। परम आदर मतलब बहुत सम्मान करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनके उपदेशों का, उनके ऋतुचर्या का, दिनचर्या का, ना वेगन धारणीय का। उसके अलावा जो अग्रय बताए गए हैं कि कौन क्या श्रेष्ठ है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा अथवा में कह रहा है कि इस शास्त्र के द्वारा आयु का लाभ होता है, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद है। अब इतिहास की बात करेंगे। मैंने कहा था ना कि इसके अंदर दो पार्ट है। सबसे पहले हम आयुर्वेद को जानेंगे, फिर इतिहास को जानेंगे। जब हम आयुर्वेद और इतिहास दोनों को जान लेंगे तभी तो आयुर्वेदिक इतिहास को कंप्लीटली जान पाएंगे। तो एग्जाम में आपके लिए इतना अच्छा मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि हमने पहले आयुर्वेद को जाना, आयुर्वेद को बहुत तरीके से जाना, बहुत सारे पॉइंट्स बने कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए 5 नंबर में, तो वो भी आप कर सको। बात करते हैं इतिहास शब्द की निरुक्ति। तो इतिहास अगर आप देख रहे हैं तो इति प्लस आ प्लस अस। इति यानी थस, आ मतलब पॉजिटिवली, अस मतलब हैपेंड, यानी एक तरीके से पहले क्या हुआ है। इतिहास मतलब कहते हैं ना, तुम मेरा इतिहास देखो, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। तुम हमारी कोचिंग का इतिहास देखो कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। तुम उसका राजा का इतिहास देखो। तो इस तरीके से इतिहास का मतलब क्या होता है, जो पूर्व में बीती घटना है उनको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो बीता हुआ काल, समय या भूत, जो निश्चित रूप से ऐसा ही था, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव डिटेल्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज इतिहास, यानी पूर्व में क्या हुआ, इससे पहले में क्या हुआ, इसी को क्या बोल दिया गया, इतिहास बोल दिया गया। इतिहास की परिभाषा के लिए कह रहे हैं, इतिहास पुरावृत्तम, यानी इतिहास क्या है, जो पहले हुआ, पुराने समय में हुआ। तो द पॉजिटिवली हैपेंड रियल इंसिडेंट ऑफ द पास्ट, ठीक है, द पॉजिटिवली हैपेंड रियल इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट इज नोन एज इतिहास, यानी पूर्व में हुई या समय से पहले या कुछ समय पहले जो घटनाएं हुई हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास पुरावृत्तम, द पॉजिटिवली हैपेंड रियल इंसिडेंट ऑफ द पास्ट इज नोन एज इतिहास, यानी जो घटनाएं पुराने समय में हुई है, यानी इस समय से पहले पूर्व समय में हुई है, उसी को क्या बोल दिया गया, इतिहास बोल दिया गया। हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस chronological record of important events of the past, यानी पूर्व में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि पहले 1540 में ये हुई, फिर 1560 में ये हुई, 1580 में ये हुई, यानी एक के बाद एक क्या क्या घटनाएं होती चली गई, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कब हमारा देश आजाद हुआ, कब उसका विकास होना स्टार्ट हुआ, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, ये सारी बातें क्रोनोलॉजिकल हमें कौन बताता है, हमें इतिहास बताता है, हमें हिस्ट्री बताती है। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इतिहास और डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या है, कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट इवेंट या महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी पास्ट में पूर्व में हुई थी। पर कह रहे हैं, अब बात करते हैं अमर कोश के मत अनुसार कि अमर कोश क्या कहते हैं। तो अमर कोश के मत अनुसार इतिहास पुरावृत्तम, ऊपर वाली बात ही है कि जिससे भूतकालीन विषय वस्तु का ज्ञान हो वह इतिहास है। यानी भूतकालीन मतलब पहले के समय में जिससे भूतकालीन विषय वस्तु का ज्ञान हो वही क्या होता है, इतिहास होता है। महाभारत में इतिहास शब्द की व्याख्या कुछ बातों से, कुछ शब्दों से की गई, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षणाम उपदेशम समान्वितम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की बात, इन चारों के उपदेश जहां पर किए जाएं, पूर्ववृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रशस्ते, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक इतिहास बोलते हैं। तो जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड बातें हों, जिसमें पूर्व वृत्तांत एवं कथा आदि का समावेश हो, यानी पूर्व में हुई घटनाएं, जो भी कहानी है, कथा है, उनका रिलेशन हो, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहास क्या है, पुरानी वस्तु का ज्ञान है, ठीक है, जो पहले घटनाएं हुई हैं भूतकालीन में उनका ज्ञान है, ठीक है। और उसके अलावा जिसके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का उपदेश किया गया है, पूर्व में हुई घटना इतिहास को बताया गया, उसी को हमने इतिहास बोल दिया। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे परवत्तांत, गाथा, ऐतिहा, इतिस्माह, प्राचीन, आख्यान, ऐतिहासिक साक्ष्य, पुराण, इतिवृत्त, प्रावृत्त, ये सब क्या है, सिनोनियम्स ऑफ इतिहास। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ नॉलेज एंड आयुर्वेद इतिहास। इसको सेकंड लेक्चर में देखेंगे, और सेकंड लेक्चर में ये पहला पॉइंट हम खत्म कर देंगे। तो पहले लेक्चर के अंदर, क्योंकि बेसिक लेक्चर, तो मैंने सोचा कि कम से कम पहले लेक्चर के अंदर हम छोटी सी बात जानेंगे, हम आयुर्वेदिक इतिहास की डेफिनेशन, डेरिवेशन, ये दोनों पॉइंट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बड़े पॉइंट है। अब आगे कहानी आसान है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि जितना मैंने पढ़ा है लेक्चर्स को भी रिवाइज करेंगे, उसके अलावा नोट्स बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए बड़ी मेहनत से आपके लिए, तो आप इन सबको अपनी कॉपी में, अपनी राइटिंग में उतारेंगे, सुंदर सुंदर में पढ़ते चलेंगे। और मेरा काम क्या रहेगा, जितना मैंने आज पढ़ाया है
लाइन से रिवीजन कराऊंगा, देन आगे बढ़ूंगा और इस पहले पॉइंट को जो आपके सामने है, ये सारी बातों को, सिग्निफिकेंस को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी मुलाकात हमारी होगी एक नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम ये सारी बातों को लेके चलेंगे, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।